नमस्कार, मैं दीपक कुमार सोनी आप सबका दीपक जीएस एकेडमी में स्वागत करता हूं दोस्तों। जैसा कि आप जान रहे होंगे कि लगातार बिहार सीरीज की श्रृंखला हम लोग लेकर के चल रहे हैं और पीछे भी मैंने वीडियोस बनाई थी, उसका डिस्क्रिप्शन प्लेलिस्ट के लिंक में दिया हुआ होगा, मतलब कि डिस्क्रिप्शन के प्ले लिंक में दिया हुआ होगा, आप जाकर के देखें। और उसकी क्वालिटी ठीक नहीं थी तो मैंने फिर से बिहार के सीरीज को पढ़ाना शुरू किया है, ताकि आने वाले बीपीएससी के एग्जाम में बीएसएससी सीजन 3 का जो एग्जाम होने वाला है, जो कैंसिल हुआ था, उसमें बहुत ज्यादा उपयोगी हो और आने वाले समय में दरोगा वगैरह के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी हो। ठीक है, हर शाम 6 बजे आपके ये क्लास अपलोड होते हैं, आप अच्छा से देखें और कुछ दिनों में लाइव क्लासेस भी आपको पढ़ाई जाएंगे, तो आप अच्छे से इसको एंजॉय करें दोस्तों और बेहतरीन तरीका से नोट्स बनाते जाएं। अगर एक बार नोट्स बन गया आपका तो फिर आपको दोबारा कहीं पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, कोई पेड कोर्सेज करने की आवश्यकता नहीं है। आइए आज हम बिहार के कड़ी में, है ना, सब चीज को पढ़ने के बाद, अभी नदी वगैरह हम लोग नहीं पढ़े हैं लेकिन मानसून वगैरह पढ़ लिए हैं, जिसके कारण से हम लोग पढ़ने के बाद अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों बिहार की कृषि के बारे में। एक जटिल और पेचीदा टॉपिक जो आपके लिए आज आसान हो जाएगा, और वो टॉपिक है बिहार का कृषि, एग्रीकल्चर ऑफ बिहार। ठीक है, तो बिहार के कृषि में सबसे पहले अगर हम बात करें तो बिहार का कृषि जो है ना, बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। बिहार कैसा राज्य है? कृषि प्रधान राज्य है, क्योंकि यहाँ की अधिकांश जनसंख्या कृषि पर निर्भर करती है, कृषि कार्य में लिप्त रहती है। क्योंकि देखिए, बिहार में खान खनीज वगैरह जो कुछ भी था, है ना, वो झारखंड की तरफ चला गया, दक्षिण दक्षिण का पूरा हिस्सा काट करके झारखंड को दे दिया गया। और झारखंड आज खनिज संपन्न राज्य होते हुए भी बताइए गरीबी में जी रहा है ना। ये दुर्भाग्य, वहाँ की राजनीतिक क्षमताएं कम है वहाँ की। ठीक है, लेकिन फिर भी बिहार के पास जो कुछ भी बचा वो हमारा बिहार का मैदान बचा, जो बिहार को लेकर के बिहार को एक समृद्ध राज्य बनाता है और कृषि प्रधान राज्य बनाता है। अगर मैं बात करूं कि बिहार का कुल जनसंख्या का लगभग 88.7%, यानी लगभग 89% ग्रामीणों में निवास करता है, ग्रामों में निवास करता है, ग्रामीण जनसंख्या है 88.7%। और ये देखिए, जो कुछ भी आपको डाटा बताया जाएगा आज, ठीक है, वो डाटा आपको आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार ही बताया जाएगा, ध्यान में रखिएगा इस बात को। ठीक है, अब आते हैं हम लोग कि ग्रामीणों में निवास करता है, ग्रामीण है 88.7% जनसंख्या, और उन जनसंख्या में से लगभग 77% के आजीविका का साधन या 77% लोग कृषि कार्यों में लिप्त हैं दोस्तों। ठीक है, तो आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि बिहार कितना हद तक कृषि प्रधान राज्य है और कृषि को कितना तवज्जो देता है हमारा बिहार। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं। ये डाटा सारी चीज लिखते जाइएगा, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, और अगर बात करें कि कृषि के लिए, देखिए सबसे ज्यादा जो जरूरी है या सबसे ज्यादा जो आवश्यक है, वो सबसे ज्यादा आवश्यक है सिंचाई। तो कृषि के लिए जो सिंचाई सबसे अधिक आवश्यक है दोस्तों, उन सिंचाई के कुछ कुछ साधन होते हैं। देखिए, एक चीज तो मैं आपको समझा दूं कि मानसून से जो पानी आता है उसको सिंचाई में नहीं रखा जाता है, कृत्रिम उपकरणों के द्वारा, जैसे कि नहर बना करके पानी ले गए खेतों तक, नलकूप निकाल करके, वही जो अब चलाते हैं मोटर वगैरह चलाते हैं, है ना, नलकूप निकाल करके ले गए पानी। ठीक है, अन्य साधनों से जैसे ड्रिप तंत्र के द्वारा अगर आप पानी देते हैं तो उसको सिंचाई के साधनों में रखा जाता है। ठीक है, मानसून का पानी सिंचाई के साधनों में नहीं रखा जाता है, आप इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो सिंचाई के साधनों में बिहार में सर्वाधिक मात्रा में, ध्यान में रखिएगा, सर्वाधिक मात्रा में जो सिंचाई होती है, क्योंकि जब तक सिंचाई का सुविधा नहीं होगा तब तक कृषिगत कार्यों में उन्नति नहीं आएगी, आप ध्यान में रखिएगा इस बात को। ठीक है, तो नलकूप नलकूप से लगभग 63.9%, है ना, सारे सिंचाई के साधनों को अगर 100% में कर ले हम लोग तो लगभग 63.9% सिंचाई का काम नलकूपों से होता है। अर्थात नलकूप सिंचाई का सबसे मुख्य साधन है बिहार में। एक एक पॉइंट लिखते जाएं और अच्छा से लिखते जाएं और नोट्स बनाते जाएं। दूसरे नंबर पर नहर आता है दोस्तों, और नहर से 30.6% सिंचाई होती है, यानी दूसरे नंबर पर नहरों से सिंचाई होता है हमारे बिहार में। और तीसरे नंबर पर देखिए, तालाब बेसिकली दक्षिण भारत की विशेषता है ना, क्योंकि पठारी क्षेत्र है दक्षिण भारत, तो वहां पर तालाब खोदे जाते हैं सिंचाई के साधन के लिए, तो उधर ज्यादा आपको मिलेगा। ठीक है, बिहार जैसे क्षेत्रों में जहां पर मैदानी इलाका है, मुलायम मिट्टी है,
वाटर लेवल काफी ऊपर होता है, वहां पर तालाब का ज्यादा कंसेप्ट आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। और अन्य साधनों में है 0.3%, 35%, जिसमें ड्रिप तंत्र वगैरह सारे कुछ आ जाते हैं, ध्यान में रखना है आपको। अब देखिए एक डाटा है ये आर्थिक सर्वेक्षण का कि नलकूपों से सिंचाई के दृष्टिकोण से समस्तीपुर बिहार में प्रथम स्थान पर है। कौन सा राज्य, कौन सा जिला? समस्तीपुर। और नहरों से सिंचाई के दृष्टिकोण से रोहतास प्रथम स्थान पर है, जिसका मुख्यालय है दोस्तों सासाराम, है ना। आप लोग जिला बोल देते हैं सासाराम, लेकिन जिला सासाराम नहीं है, सासाराम मुख्यालय है। जैसे सारण का मुख्यालय छपरा है, भोजपुर का सारण का मुख्यालय छपरा है, भोजपुर का मुख्यालय आरा है, ठीक उसी प्रकार से रोहतास का मुख्यालय है सासाराम, ध्यान में रखिएगा। तो सिंचाई के साधन बेसिकली आप समझ गए होंगे। अब देखिए कृषि का दूसरा, बिहार में कृषि को बढ़ावा देने के लिए या तो फिर कृषिगत कार्य तेजी से हो, इसकी कुछ भौगोलिक परिस्थितियां भी है, कुछ विशेषताएं भी हैं बिहार की जो कृषि को बढ़ावा देती है। जैसे फॉर एग्जांपल उपजाऊ मिट्टी, आप एक एक पॉइंट लिखते चलिएगा, ठीक है। ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, बीपीएससी 68 में आने वाले ये प्रश्न है दोस्तों, है ना। 68, 69 जो भी आप जब भी देखें, ये हर एक एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। कि उपजाऊ मिट्टी हमारे यहाँ क्या है, यहाँ लिख करके मैं बता दे रहा हूँ आपको। उपजाऊ मिट्टी, बिहार में उपजाऊ मिट्टी, बिहार में आपको मालूम है कि 95% क्षेत्रफल पर, है ना, जलोढ़ मिट्टी विस्तृत है, जिसमें खादर और बांगर है, ठीक है। जलोढ़ मिट्टी और सारे मिट्टी ही उपजाऊ है, उपजाऊ मिट्टी अत्यधिक है, इसलिए बिहार का भूमि सर्वाधिक कृषि कार्य के दृष्टिकोण से क्या है, बड़ा महत्वपूर्ण है। दूसरा, है ना, सिंचाई की सुविधा, सिंचाई की सुविधा, जैसे सिंचाई की सुविधा में मानसून आधारित सुविधा, क्योंकि बिहार में हर वर्ष मानसून ठीक ठाक हो जाता है, वर्षा ठीक ठाक हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से सिंचाई की कोई भी जरूरत नहीं पड़ती, और थोड़ा बहुत अगर पड़ती भी है तो बिहार का जो वाटर लेवल है ना, पानी का जल स्तर जो है वो काफी ऊपर है, इसलिए नलकूप वगैरह लगाने में, कुआं वगैरह लगाने में कोई भी दिक्कत नहीं आता है। तीसरा हो जाएगा यहाँ का सस्ता श्रम, सस्ता श्रम, सस्ता श्रम का मतलब यहाँ पर बेरोजगारी दर बड़ी अधिक है दोस्तों, बहुत अधिक है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर मजदूर जो होते हैं खेतों में काम करने के लिए, वो बहुत ज़्यादा सस्ते में मिल जाते हैं, इसलिए कृषिगत कार्यों में ज़्यादा रुचि दिखाते हैं बड़े बड़े जमींदार, बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े किसान ज़्यादा रुचि दिखाते हैं, क्योंकि मजदूर बड़ा सस्ता मिल जाते हैं और फसल को उगाना बड़ा आसान होता है। दूसरा, है ना, बिहार की भौगोलिक विविधता, अगला यहाँ लिख दे रहे हैं, देखिएगा और इसका स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। बिहार की भौगोलिक विविधता, भौगोलिक विविधता जैसे पिछले क्लास में मैंने पढ़ाया था कि बिहार को 3 प्रकार के कृषि जलवायु क्षेत्र में बांटा गया है, और अलग अलग कृषि जलवायु क्षेत्र में अलग अलग फसलों की खेती होती है, आप जानते हैं इस बात को, ठीक है। अलग अलग कृषि क्षेत्र में अलग अलग फसलों की खेती होती है, इस बात को भी आप जानते हैं, बड़े भली भांति जानते हैं, जिसके कारण से बिहार में खेती को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन मिलता है। अलग अलग तरह के लीची होता है, मखाना होता है, धान, गेहूं, चावल जो भी है, लगभग सब फसल यहाँ होता है, आप ध्यान में रखिएगा इस बात को। इसके अलावा अधिकांश जनसंख्या जो है वो ग्रामीणों में निवास करती है, ग्रामों में निवास करती है, अधिकांश जनसंख्या ग्रामीण है। तो ग्रामीण है तो जाहिर सा बात है कि गांव जो बनते हैं वो खेतों के समूह से, एक तरह से खेत बहुत ज्यादा रहता है ना। तो गांव में रहने वाले लोगों का मुख्य पेशा ही क्या हो गया, खेती हो गया, क्योंकि वो बड़े बड़े व्यापार नहीं कर सकते हैं गाँव में रह करके। और बिहार की एक बड़ी जनसंख्या कहाँ निवास करती है, गाँव में निवास करती है ना। तो आप इस बात को याद रखिएगा कि जिस राज्य में गाँव में ज्यादा जनसंख्या निवास करेगी, उस राज्य का कृषिगत कार्य अत्यधिक डेवलप होगा, ध्यान में रखिएगा इस बात को, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि बिहार में कृषिगत कार्यों को इतना ज्यादा बढ़ावा क्यों मिलता है, आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है। इतना ज्यादा बढ़ावा क्यों मिलता है बिहार में कृषिगत कार्यों को, ठीक है। तो ये 5 कारण थे, आपसे कारण पूछा जा सकता है कंसेप्चुअल क्वेश्चन में, तो आपको बताना होगा। अब बताइए, अब देखिए जहां पर कारण अच्छे अच्छे हैं, ठीक उसी प्रकार से कारण वहां पर क्या होंगे, कुछ बुरे कारण भी होंगे दोस्तों, है ना। कुछ बुरे कारण भी होंगे जिसके कारण कृषि प्रभावित होता है, ध्यान में रखिएगा। जैसे बुरे कारणों में बिहार हमेशा बाढ़ और सूखा, एक एक पॉइंट लिखते जाइएगा, बिहार हमेशा बाढ़ और सूखा से ग्रसित रहता है ना।
उत्तर के बिहार में आप देखिएगा, इन इलाकों में, उत्तर बिहार में इन इलाकों में हमेशा बाढ़ आते रहता है, जैसे पूर्णिया, कटिहार। वो कहा जाता है ना कि बिहार के बारे में, है ना, कहा जाता है। और हमारे जो लोक गायक है पवन सिंह, उन्होंने भी एक गाना गाया कि कोसी कुछऊ छोड़ ले नइखी, है ना, गैली घर उजाड़। यानी कि कहने का अर्थ है कि कोसी कुख्यात है ना, कोसी कुख्यात है बाढ़ लाने के लिए, आप समझिए, है ना, क्योंकि इसकी दिशा जो है वो बार बार बदलते रहती है, जिसके कारण कोसी बाढ़ लाने के लिए एकदम कुख्यात है ना, बाढ़ लाती है। कहा जाता है कि आदमी लिट्टी चोखा खा करके ललटेन लेकर के सुतल है खटिया पर, ठीक है, और भोरे पता चल रहा है कि कहाँ पहुंचा, तो गंगा नदी में पहुंच गया है। ललटेन वो साथे है और लिट्टी चोखा वाला थरी वो साथे है ना। इस तरह से बाढ़ आते हैं बिहार में। उत्तर बिहार बहुत ज्यादा प्रभावित है बाढ़ से, जिसके कारण फसल बर्बाद होते हैं। सूखाग्रस्त इलाका, जैसे कि दक्षिण भारतीय इलाके आप देख लीजिए, छोटनागपुर के पठार से जो लगे हुए हैं वो सूखाग्रस्त होते हैं, जैसे कैमूर की पहाड़ियां, औरंगाबाद, गया, नवादा, ये इलाके सूखाग्रस्त से प्रभावित होते हैं, सूखा से प्रभावित रहते हैं हमेशा, ठीक है। दूसरा दूसरा जो मूल कारण है वो वित्त की समस्या। वित्त का मतलब, बिहार एक निर्धन राज्य की श्रेणी में आता है दोस्तों। बिहार किस राज्य की श्रेणी में आता है? एक निर्धन राज्य की श्रेणी में आता है। और यहाँ पर किसानों के पास उतना धन नहीं होता है कि वो समय समय पर, या तो फिर अगर एक आध फसल खराब हो गया तो फिर अगले फसल के लिए वो तैयारी करें, ठीक है। इसके लिए बैंक लोन मांगते जाते हैं, लेकिन बैंकिंग वाले भी किसानों को लोन देने से इनकार ही करते रहते हैं, ध्यान में रखिएगा, क्योंकि किसानों को लोन देना उनको सुरक्षित महसूस नहीं लगता। और ये दुर्भाग्य हमारे देश का कि किसान तड़प रहा है पैसा के लिए, जो पूरे भारत को अन्न खिला रहा है, ठीक है। तो वित्त की बहुत बड़ी समस्या है हमारे यहाँ। दूसरा, छोटा जोत। छोटा जोत का मतलब क्या होता है? जोत का मतलब आप समझ सकते हैं प्लॉट, कि छोटे छोटे प्लॉटों में बटे हुए होते हैं। आप देखते होंगे कि बिहार के गांवों में ज्यादातर जो लड़ाइयाँ होती है वो आरी काटने के कारण ही होती है। अब कोई मोटा आरी है जिससे गुजर रहा है, और आरी ले जाकर के कुदारी से काट रहा है, उन्हें से हुआ, या वो कुदारी से आरी काट रहा था, वो एक माथे फोड़ देगा, वही कुदारी पकड़ के अगर माथे फोड़ देगा कि अरे हमारे जमीन में काहे कोड़े थी, है ना। तो हमारी जमीन में काहे कोड़ी थी का जो सेंस है इस क्षेत्र को लेकर के बताइए। आधा आधा कट्ठा, एक कट्ठा का खेत होता है, छोटा जोत। अब जो बीच वाला हिस्सा है दोस्तों, जो आरी के रूप में डेवलप हुआ, अगर संयुक्त खेती होती तो एक बड़े भूभाग पर क्या होता, कृषि होता। लेकिन ऐसा बिहार में नहीं है, छोटे छोटे प्लॉट है, आधा कट्ठा, 1 हेक्टेयर, आधा हेक्टेयर, इस तरह से छोटे छोटे प्लॉट है। ये सबसे बड़ी समस्या है बिहार की, ठीक है। दूसरा, उर्वरक की कमी। उर्वरक की कमी। अब ये उर्वरक की कमी क्या है? आप देखते होंगे कि बिहार के किसी भी जिले में आप चले जाएं, मैं बहुत जिला घुमा हूं बिहार का, ठीक है, बिहार के आप किसी भी जिले में चले जाएं तो आपको वहां पर उर्वरक की कमी क्या होगी, नजर आएगी। उर्वरक की कमी आपको नजर आएगी दोस्तों, है ना, उर्वरक की कमी नजर आएगी। आप ध्यान में रखिएगा इस बात को कि क्या है उर्वरक की कमी, ठीक है, कि कम से कम समझिए कि 1-1 किलोमीटर तक लाइन लगा करके आज लोग पैसा दे करके और खाद खरीद रहे हैं। 1-1 किलोमीटर तक लाइन लगा करके और पैसा दे करके और खाद खरीद रहे हैं। बताइए, अपना पैसा दे करके खाद खरीदना है 1-1 किलोमीटर तक, सोचिए, फिर भी उनको खाद नहीं मिल रहा है और इस प्रकार से खेती को नुकसान पहुंचता है। तो इस बिहार सरकार को यह सोचना चाहिए कि किस प्रकार से उर्वरकों की पूर्ति हो और किस प्रकार से उर्वरकों की पूर्ति की जा सके। तो इस तरह चौथा है, पांचवा है कि अत्याधुनिक तकनीक की कमी है बिहार में। अत्याधुनिक तकनीक की कमी। अब ये अत्याधुनिक तकनीक क्या है, ध्यान में रखिएगा। जैसे कि मान लीजिए कि बिहार में जैसे खेती, पंजाब के किसानों को देख लीजिए, हरियाणा के किसानों को देख लीजिए, जो बड़े बड़े पैमाने पर करते हैं, है ना, ड्रिप तंत्र का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है, तरह तरह के खेती के उपकरण का प्रयोग कर रहे हैं, जिससे फसल भी अच्छी हो रही है और फसल बच भी जा रही है। लेकिन यहाँ वही पुराना, है ना, खेत जोतो, बीज डालो और अनाज उग जाओ, ठीक है। अत्याधुनिक तकनीक इनको नहीं मालूम है, मिट्टी का जांच नहीं करवा पाते हैं, थोड़ा सा अशिक्षा के कारण भी है। मिट्टी का जांच करवा के अगर लगाते तो लगा रहे हैं धान गेहूं, उपज हो ही नहीं रहा है। तो उपज नहीं हो रहा तो ये मिट्टी की उर्वरकता में कमी है, ठीक है। और आप खाली धान गेहूं लगा रहे हैं, आपका मिट्टी बोल रहा है कि आप हमें शिमला मिर्चाई लगाइए, और लगा रहे हैं आप धान गेहूं, जिसके कारण से उपज कम हो जा रहा है। और चौथा, पांचवा, छठा दोस्तों,
ध्यान में रखिएगा, अत्याधुनिक तकनीक की कमी। और जो छठा है आपका, वो छठा है कि सिंचाई का पर्याप्त साधन ना होना। ठीक है, बिहार के बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जो सिंचाई से आज भी परे हैं। बड़ी बड़ी नहरों का अत्यधिक तरीके से विस्तार नहीं है। बड़ी नहरों में आप देखिएगा तो कोसी नहर हो गया, और आपका ये सोन नहर हो गया, और त्रिवेणी नहर हो गया। यही तीन चार नहर आपको मिलेंगी। त्रिवेणी नहर तो 63वां बीपीएससी में पूछा भी था कि त्रिवेणी नहर किस नदी पर है, तो गंडक नदी पर है, पश्चिमी चंपारण में त्रिवेणी नहर निकलती है। आप समझिए, है ना, कि सिंचाई की पर्याप्त सुविधा नहीं है हमारे यहाँ, जिसके कारण ये कुछ 5-6 कारण हो गए। और ये सब कारण आप याद रखिएगा, क्योंकि आपसे कूटबद्ध करके पूछा जा सकता है कि बताइए बिहार में कृषि का अत्यधिक डेवलपमेंट जितना होना चाहिए उतना नहीं हो रहा है, निम्न में से कौन सा कारक उत्तरदायी है? तो 3-4 कारण अगर होगा तो ऑप्शन नंबर ई लगता है आपका। ठीक है, आप समझ रहे होंगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दें, ये बोलना पड़ता है दोस्तों। ठीक है, लेकिन अगर आपको लाभ मिल रहा होगा तो आप और इसे जरूरतमंद तक पहुंचाएं और अपने भाई को सपोर्ट करें ताकि प्रोत्साहन मिलते रहे। ठीक है, तो आप मेरे ख्याल से समझ गए होंगे कि अत्याधुनिक तरीके से जो कृषि हो रही है ना, वो बिहार में नहीं है। और कृषि की ये बड़ी समस्या है बिहार में, जो 5-6 मैंने लिखवाया, और इसका स्क्रीनशॉट आप ले लिए होंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं थोड़ा सा कि बिहार में मानसून के आधार पर, बिहारी क्यों, भारत में मानसून के आधार पर कृषि को 3 प्रकार से बांटा गया है। आप भी जानते हैं, खरीफ फसल, कौन सा फसल, खरीफ फसल, रबी फसल, और गर्मा या जायद फसल। जायद फसल को ही गर्मा फसल बोलते हैं, पूछा गया प्रश्न है, गर्मा या जायद फसल। ठीक है, खरीफ फसल किसको, जिसको जून जुलाई में, मानसूनी फसल भी इसको बोला जाता है, मानसून के समय में, बरसात के समय में, जिसको जून जुलाई में बोया जाए और अक्टूबर नवंबर में काट लिया जाए, खरीफ फसल कहलाता है दोस्तों, है ना। मानसून के टाइम में रोपा जाता है, इसमें धान आ जाता है आपका, सोयाबीन आ जाता है आपका, ये सारे चीज आ जाते हैं। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, मूंग आ जाता है आपका, ये सारे चीज आपके किस में आ जाते हैं, खरीफ फसल में आ जाते हैं। ठीक है, बिहार में बहुत रोपा जाता है। इधर मैंने लिखा भी है कि धान गेहूं का उत्पादन किस क्षेत्र में होता है, तो आपको पता चलेगा अभी आगे। ये सारे डाटा जो दिए गए हैं, वो सारा डाटा आपके सेंसस के आधार पर, आर्थिक सर्वेक्षण के आधार पर ही है, नवीकरण है, ये करंट अफेयर भी बना के पूछ सकता है आपसे। ठीक है, और रबी फसल जिसको अक्टूबर नवंबर में बोया जाए, ठीक है, और मार्च में काट लिया जाए, है ना, मार्च में क्या कर लिया जाए, काट लिया जाए, मार्च अप्रैल में लगभग काट लिया जाता है। इसको शीत ऋतु का फसल भी या जाड़े का फसल भी बोलते हैं, जैसे गेहूं हो गया, जैसे जौ हो गया, जैसे चना हो गया, जैसे मटर हो गया, ये सारे फसल किसके फसल कहलाते हैं, रबी फसल कहलाते हैं। आप लिखते चलेंगे। गर्मा या जायद फसल ये मात्र 2 महीने में होता है, किसके किसके बीच में, मार्च अप्रैल में जो कटा और जून जुलाई में जो बोआएगा, उस बीच में, अप्रैल मई, है ना, अप्रैल मई, ये 2 महीने में जायद फसल को बोया जाएगा और उपज प्राप्त किया जाता है, जैसे खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूज, सारे सब्जियां, ये सारे के सारे जायद या गर्मा फसल के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। आप ध्यान में रखिएगा इस बात को। ठीक है, उसके बाद अगर हम चर्चा कर लेते हैं तो खरीफ, जायद और गर्मा के बारे में चर्चा कर ही लिए हम। ठीक है, विशेष तौर पर ये भारत के भूगोल में भी आप पढ़िएगा। अब देखिए, जो आर्थिक सर्वेक्षण आया है ना, जो आर्थिक सर्वेक्षण आया दोस्तों, उस आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार, ध्यान में रखिएगा, देखिएगा, आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार, है ना, कुछ जोत यानी कि प्लॉटों के प्रकार बताए गए कि बिहार में कौन से किसान कितने प्रतिशत हैं। ठीक है, तो कौन से किसान, जैसे देखिए यहाँ पर मैं लिखना चाहूंगा और आपको बताना चाहूंगा कि सीमांत किसान किसको कहते हैं, लघु, सीमांत जोत वाले किसान, लघु जोत वाले किसान, अर्ध मध्यम जोत वाले किसान, अर्ध मध्यम, आधा मध्यम, ज्यादा मध्यम नहीं, और मध्यम जोत वाले किसान किसको कहा जाता है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा इस चीज को, यहां से प्रश्न पूछेंगे, कंसेप्चुअल प्रश्न होते हैं, ये करंट अफेयर के प्रश्न है, ध्यान में रखिएगा। सीमांत जोत का मतलब हुआ कि वैसे किसान जिनके पास कम से कम 1 हेक्टेयर से कम भूमि हो। कितना भूमि हो, 1 हेक्टेयर से कम भूमि,
1 हेक्टेयर से कम भूमि हो वैसे किसान सीमांत जोत किसान कहलाते हैं। और इसकी अगर प्रतिशत की बात करें आप तो 91.2% जो है दोस्तों, है ना, पूरे बिहार में सर्वाधिक। अगर कभी आपसे ये प्रश्न पूछे कि पूरे बिहार में सर्वाधिक, है ना, कौन से किसान हैं, तो सीमांत जोत वाले किसान हैं। 91.2 नहीं, 91.1%। ध्यान में रखिएगा इस बात को। 1 हेक्टेयर से कम भूमि जिनके पास सर्वाधिक यही किसान है। लघु जोत वाले किसान किनको कहेंगे, तो लघु जोत वाले किसान जिनके पास 2 से, है ना, 3 हेक्टेयर तक क्या हो, भूमि हो, उनको लघु जोत वाले किसान कहेंगे। और इनकी संख्या 5.85 है दोस्तों परसेंट। कितनी है, 5.85% इनकी संख्या है। आप ध्यान में रखिएगा इस बात को, है ना। और 2 से 3 नहीं, 1 से 2 हो जाएगा यहाँ। और यहाँ पर अर्ध मध्यम 2 से 4 हेक्टेयर वाले, ठीक है, इनकी संख्या कितनी है, 2.65%। ठीक है, आप लिखते जाइएगा इसको। और मध्यम जोत वाले किसान वो लगभग जिनके पास 4 से 10 हेक्टेयर भूमि है, उनकी संख्या मात्र 0.5% है दोस्तों। ठीक है, अब आप बोलिएगा कि सर उच्च जोत वाले किसान नहीं है जिनके पास 10 हेक्टेयर से ज्यादा भूमि है, तो है, छूट फूट है, 0.1% में वो आ जाएंगे। लेकिन सर्वाधिक सोच लीजिए, ये दुर्भाग्य है बिहार का कि सर्वाधिक किसान हमारे सीमांत जोत किसान है जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि है, 91.1%। लघु जोत जिनके पास 1 से 2 हेक्टेयर भूमि है, 5.85%। अर्ध मध्यम, ठीक है, 2 से 4 हेक्टेयर जिनके पास भूमि है, 2.65%। और मध्यम जोत वाले किसान जिनके पास 4 से 10 हेक्टेयर भूमि है, वो मात्र आधा % है दोस्तों। और अगर आप बोलिएगा कि 10 हेक्टेयर से बेसी वाले किसान नहीं है, तो हैं, लेकिन 1.5% है, 1.5% नहीं, 0.1%। ऐसा छूट फूट है, उनको गिनती में नहीं लाया जा सकता। ध्यान में रखिएगा इस बात को। ठीक है, अब आगे हम बढ़े, तो आगे बढ़ने के दौरान आप देख लीजिएगा इस बात को, ठीक है, कि विभिन्न जिलों में, बिहार के विभिन्न जिलों में कौन सा जिला किस फसल के उत्पादन में अग्रणी है। तो देखिए, गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन, ये करंट अफेयर भी बनेगा आपका, गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन रोहतास में होता है। चावल का सर्वाधिक उत्पादन रोहतास, देखिए रोहतास इस इलाके में पड़ता है दोस्तों, ये वाला पूरा इलाका, ये वाला रोहतास में होता है। ठीक है, मक्का का सर्वाधिक उत्पादन कटिहार में, कटिहार आपको यहाँ मिलेगा पूर्णिया के नजदीक, देखिए यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद मक्का का सर्वाधिक उत्पादन कटिहार में। दलहन का सर्वाधिक उत्पादन पटना में, जहाँ पटना लिखा है वहीं पर ही पटना है भी। ठीक है, दलहन यानी दाल, जितनी भी प्रकार के दाल। मखाना के लिए तो आप जानते हैं कि मधुबनी फेमस है, मिथिला मखाना के GI टैग भी मिला है मिथिला मखाना को। ठीक है, लीची के लिए मुजफ्फरपुर के लीची, है ना, भोजपुरी तो आधा इसी पर बना हुआ है गाना, मुजफ्फरपुर के लीची, ठीक है, फेमस है। शाही लीची यहाँ का होता है, विदेशों तक ट्रांसपोर्ट होता है। बताइए, ब्रिटेन वाले भी हमारे यहाँ के लीची के मुरीद हैं। ठीक है, आम का सर्वाधिक उत्पादन दरभंगा में होता है, वही मधुबनी के नीचे है। सब्जी का सर्वाधिक उत्पादन, सब्जी में वही फूलगोभी, बंद गोभी, शिमला मिर्च, सब बोल रहे हैं, तो नालंदा में। और सब्जी से अगर आपको याद रखना है तो प्याज भी आप समझ लीजिए, सब्जी बनाने के लिए किसका जरूरत है, प्याज का जरूरत है ना, तो प्याज का भी सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है, नालंदा करता है। आलू का सर्वाधिक उत्पादन पटना करता है। गन्ना का सर्वाधिक उत्पादन दोस्तों कल भी बताया है कि पश्चिमी चंपारण में गन्ना का सर्वाधिक उत्पादन होता है। तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन दरभंगा करता है, देख लीजिए दरभंगा। ठीक है, जहाँ आम और तंबाकू, आम खाइए और तंबाकू यानी कि खैनी भी खाइए, आम और खैनी साथे साथे खाइए, तो दरभंगा में। और जूट के लिए तो हम बता ही चुके हैं कि पूर्णिया फेमस है, क्योंकि सर्वाधिक खादर मिट्टी बोल ले या तराई मिट्टी बोल ले, पूर्णिया में ही विस्तृत है। ठीक है, आशा करते हैं दोस्तों कि कृषि की ये छोटी सी कोशिश, है ना, जो संपूर्ण तरीके से आपके 100% क्वेश्चन को लेकर के मैंने कवर किया, ये आपको पसंद आ रहा होगा। और पसंद आए तो आप जगह जगह पर शेयर करें। आपके भाई के पास डिजिटल बोर्ड तो नहीं है, लेकिन उमंग और आपके प्रति एक अच्छा सोच जरूर है, जिसके लिए हम लोग मेहनत कर रहे हैं और आगे भी बढ़ेंगे। ठीक है, आपका भी समर्थन इसमें अपेक्षित है। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी एकेडमी परिवार से जुड़ने के लिए। दुआ में बहुत ज्यादा याद रखिएगा। शुभ रात्रि।